अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। मोदी के राज में सिक्योरिटी की बदतरीन नाकामी, मासूम मुसलमानों के कातिलों के ताल्लुकात की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ यूं हुआ कि दारुल हुकूमत दिल्ली बुरी तरह गूंज उठा। भारत में इस्राइली सिफारत खाने के करीब धमाका हुआ। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। भारतीय सदर, नायब सदर, वजीर आजम और तीनों अफवाज के सरबराहान राजधानी में मौजूद थे। ये वही दिल्ली है जहां चंद दिन पहले किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ किया था बड़ा एहतजाज, लाल किले पे अपना झंडा लहरा दिया था। और मोदी का ये राज, इसमें सिक्योरिटी की है बदतरीन नाकामी, क्योंकि भारत में इस्राइली सिफारतखाने के करीब हुआ धमाका। ये उस वक्त हुआ कि जब भारत और इस्राइल के ताल्लुकात की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था दारुल हुकूमत दिल्ली में, लेकिन उसी वक्त दारुल हुकूमत दिल्ली बुरी तरह गूंज उठा। अब ये सब कुछ नाक के नीचे इनकी अपनी कैसे हो गया, अभी तक कुछ नहीं जान सके। एक प्लान बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, मुहर्रिकात क्या थे, कितना खौफजदा कर गया दिल्ली में रहने वाले लोगों को ये सब कुछ। इन सारी बातों से बेपरवाह इनकी हुकूमत लगता है इस सारे मामले के बाद में जाके सो गई है। मोदी के राज में सिक्योरिटी की बदतरीन नाकामी, इनसे ना एहतजाज रोका जाता है, ना इनसे दहशतगर्दी रोकी जाती है। यूं मालूम पड़ता है कि आग जो इन्होंने भड़काई थी वो इनके दामन तक आ गई है। मोदी सरकार चकरा के रह गई। ये वाकया हुआ तो कैसे हुआ? नई दिल्ली में इस्राइली सिफारत खाने के करीब ये धमाका हुआ। ताल्लुकात के ऊपर बैठे थे, खुशी मना रहे थे, और ऐसे मौके पर ही ये वाकया रिपोर्ट हो गया। आपको याद दिला दें, जरा वाजे कर दें, मासूम मुसलमानों के कातिलों के दरमियान ताल्लुकात की ये सालगिरह थी। ऐसा ये मौका था। कौन कौन था यहाँ पर? सदर थे, वजीर आजम थे, इनकी तीनों अफवाज के सरबराहान भी यहीं पर मौजूद थे, विराजमान थे। इस धमाके में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। भारतीय मीडिया कम से कम यही रिपोर्ट कर रहा है। अलबत्ता ये जरूर है कि लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचा है, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट दुनिया की 10 बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट्स में जगह बनाने में कामयाब रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट में जगह बनाने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान स्टॉक खित्ते की दूसरी बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन गई है। 6% मुनाफा देकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दूसरे नंबर पर आई है। दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान स्टॉक का 7वां नंबर है और एक दिन में ट्रेडिंग 16 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। तो पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ा है, स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ा है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट दुनिया की 10 बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट में जगह बनाने में कामयाब रही है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान, क्या कहते हैं स्टैट्स? ये देखें, आज तो एक यादगार दिन रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। 1 अरब शेयर से ज्यादा की ट्रेडिंग हुई है और मालियत के एतबार से ये 50 अरब रुपए मालियत के शेयर ट्रेड हुए। ये मालियत के एतबार से 13 साल का रिकॉर्ड टूटा और जो शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है 1 अरब 11 करोड़, ये 16 साल का रिकॉर्ड टूटा। और अगर मैं मवाजना करूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जनवरी में रहने वाली कारकर्दगी से, तो स्टॉक मार्केट ने अपनी कारकर्दगी से जो है दुनिया की टॉप 10 स्टॉक मार्केटों में जगह बनाई और खित्ते की दूसरी सबसे अच्छी स्टॉक मार्केट करार पाई है। इसने अपने यहाँ सरमायाकारी करने वालों को 6% रिटर्न दिया है, जबकि अगर मवाजना किया जाए भारत की स्टॉक एक्सचेंज से तो उसने जो है 2.8% अपने सरमायाकारों को नुकसान दिया है। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे पछाड़ा है पाकिस्तान स्टॉक ने भारतीय स्टॉक मार्केट को। शुक्रिया आपका। थोड़ी सी देर में जानिए, तर्जुमान बनी हिदायतकार। फजलुर रहमान करप्ट आदमी हैं, उन्हें मौलाना कहना उलमा की तौहीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान पीडीएम सरबराह पर बरस पड़े। नवाज शरीफ पर तनकीद की, बोले एक भगोड़ा लंदन में बैठकर पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहता है। उस साबिक वज़ीर आज़म का खानदान यहाँ कब्जा माफिया की पुष्टपनाही कर रहा है। मरियम नवाज को खोखर बरादरान से ये तो पूछना चाहिए था कि ज़मीन उनकी थी भी या नहीं। मुझे तनकीद करते हैं ना ये सारे, हर रोज शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के। मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूँ मुल्क में। अगर ये मेरी तारीफ करे तो मैं अपनी तौहीन समझूं। पीडीएम फेल हो गई, भगोड़े मुल्क में इनकलाब नहीं ला सकते। वजीर आजम इमरान खान की साहिवाल में सहाफियों से गुफ्तगू। ये जो फ्लॉप हुआ है पीडीएम, इसने होना था। वो दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है।
और वहां बैठ के वो समझ रहे हैं कि इनकलाब आ जाएगा। वजीर आजम ने कहा, कब्जा माफिया की हौसला अफजाई करने से पहले मरियम नवाज को खोखर पैलेस के चोरों से पूछना चाहिए था कि ये जमीन तुम्हारी थी भी या नहीं। अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती है, उसकी हिमायत कर रही है जिसने 1.25 अरब रुपए की गवर्नमेंट जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था। लैंड रजिस्ट्री के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि इसकी जमीन ही नहीं थी जो पकड़ी हुई है। इसका मतलब कि ये पहले कब्जा ग्रुप की पुश्त पे खड़े होते हैं, फिर उससे फायदे उठाते हैं। वजीर आजम ने कहा कि सेनेट इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। सेनेट का बहुत बड़ा रोल होता है एक फेडरेशन के अंदर। अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं, हमें पता है। अदालत में भी हम गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे। वजीर आजम ने फॉरेन फंडिंग केस से मुताल्लिक अपोजिशन के लिए पेशगोइयां भी की। जैसे ही आप पता चलाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इन पार्टीज ने पैसे कैसे इकट्ठे किए हैं, उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए, मौलाना फजल रहमान को किधर से, कौन से मुल्क से पैसे, ये भी पता चल जाएगा सब कुछ। इसको मौलाना कहते हुए तौहीन है। इनका असल ठिकाना जेल में है और जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे इंशाल्लाह जेल में रहेंगे। वजीर आजम का कहना था कि चोर, डाकू और लुटेरे अगर उन्हें बुरा भला कहे तो इसको वो अपने लिए एजाज समझते हैं। वज़ीर आज़म पर तंज किया मरियम नवाज ने। उन्होंने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दे दी कि पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंस रहा है। करप्शन के खिलाफ झूठे नारे लगाने वाले खुद करप्शन के बादशाह निकले। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद। ट्विटर पर लिखा कि इन्होंने सच ही कहा था, वज़ीर आज़म करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है। तंज किया कि करप्शन बढ़ रही है लेकिन बंदा तो ईमानदार है। ऑपोजिशन ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमती करप्शन का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट खुद पढ़ने का मशवरा दे डाला। कमर जमा कारा कहते हैं 100 दिन में बदउनवानी खत्म करने के नारे लगाने वाले 800 दिन बाद भी कुछ नहीं कर सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ फ्रंट फुट पर। अपोजिशन रहनुमाओं की तब्दीली सरकार पर इल्जामात की बौछार। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किसी और का नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ही डाटा जारी किया। पाकिस्तान की नालायक तरीन हुकूमत है, आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत भी बन चुकी है। वज़ीर आज़म साहब को उनके स्टाफ ने बताया कि ये पुराना डेटा है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब खुद रिपोर्ट पढ़ते ही नहीं है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा रिपोर्ट जरा खुद पढ़ लें। एहसन इकबाल कहते हैं, सादा इंग्लिश में जारी रिपोर्ट भी वुज़रा को समझ नहीं आ रही। एक फाइल खोली गई थी प्रोजेक्ट इमरान खान। ये प्रोजेक्ट इमरान खान फेल हो गया है। अब शायद जो उर्दू का तर्जुमा ये करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी जस्टिस अजमत सईद साहब के निगरानी में एक कमीशन ना बना दें। कमर जमान कायरा ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अपने दावों और वादों में नाकाम हो गई। मुल्क में करप्शन के खात्मे के नारे लगाने वाले वो 100 क्या, 200 क्या, 400 क्या, 800 दिन में भी कुछ नहीं कर पाए। इनको तो आलमी इदारे सनद दे रहे हैं कि इनके दौर में इतनी ज्यादा करप्शन बढ़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि चीनी और दीगर स्कैंडल्स में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कौमी असम्बली में ब्रॉडशीट स्कैंडल पर बिला इजाज़त बोलने पर इसरार। स्पीकर ने लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को झाड़ पिला दी। कब्जा छुड़ाओ ऑपरेशन के खिलाफ अफजल खोखर ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। मतवालों ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद लाहौर इंतजामिया ने घर पर धावा क्यों बोला। मतवाले रुकन अफजल खोखर ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। ये कमेटी में अपने सबूत लेकर आए। अगर ये सब साबित हो गया तो जो आप सजा देंगे मैं उसको वहाँ से मानूंगा। हुकूमत ने तहरीक इस्तेहकाक की मुखालफत कर दी। बाबर अवान बोले, पार्लियामेंट किसी कब्जा ग्रुप को तहफ्फुज फराहम नहीं करती। ये सरकारी जमीन थी 45 कनाल, जिसकी कीमत 1.5 बिलियन रुपए है पाकिस्तानी, जो कब्जे में थी उसको रिट्रीव कराया गया है। किसी प्राइवेट जमीन को हाथ भी नहीं लगाया हुकूमत पंजाब ने। स्पीकर असद कैसर ने तहरीक पर अपनी रूलिंग महफूज कर ली। ब्रॉडशीट मामले पर ज़िमनी सवाल की इजाजत न मिलने पर एहसन इकबाल का एहतजाज। स्पीकर ने झाड़ पिला दी। बिफरे मतवालों ने स्पीकर डाइस का घेराव भी कर लिया। हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी।
एडमिट करें, ये वजीर का सबूत देकर आए। कराची की तरक्की में रुकावट कौन? तफसीलात कुछ देर बाद। बोल वो रहे हैं, लफ्ज हमारे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में मरियम औरंगजेब अफजल खोकर को लुक़्मे देती नजर आई। सीनियर रहनुमा मुस्तफा जावेद को भी हिदायत दी। ये बदमाशी करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे। अफजल खोकर कौमी असेंबली में अपना घर गिराए जाने की दुहाइयां दे रहे थे। मरियम औरंगजेब उनके पास बैठने आई और सरगोशी में लुकमा दिया। कब्जे वाली जमीनों पे बहनों के घर नहीं बनाए जाते। जनाब स्पीकर, समान पार्क बनाया जाता है, समान पार्क बनाया जाता है, समान पार्क बनाया जाता है। जनाब स्पीकर, हमने बहनों के घर तो नहीं बनाए, लेकिन जमात पार्क बनाया गया। लीगी तर्जुमान ने कुछ देर बाद फिर उनको एक लाइन सुझाई। आपकी सफों में बहुत जो है फैनों को सिलाई मशीन में लेके दे, फैनों को सिलाई मशीन में लेके दे, फैनों को सिलाई मशीन में लेके दे। अफजल खोकर ने उनका पढ़ाया सबक फिर दोहराया तो मरियम औरंगजेब ने पहले की तरह खूब डेस्क बजाया। मैंने अपनी बहनों को सरकारी फंड से मशीनें नहीं लेके दी। मरियम औरंगजेब ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उनको जुमले बताए और तो और सीनियर रहनुमा को शरारती अंदाज में मशवरा दिया कि हुकूमती बेंचों से किसी को बोलने का मौका न दें। बाबर अवान साहब आप भी बताएं, अगर अब नून लीग वाले स्पीकर डाइस की तरफ जाने लगे तो मरियम औरंगजेब खुद भी उठी और अपनी साथी ख़वातीन को भी साथ चलने का इशारा किया। गोया पार्टी की तर्जुमान होने का पूरा हक अदा किया। रोजगार के मंसूबे दिए तो सूबाई हुकूमत आड़े आ गई। पीपल्स पार्टी सिंध की तरक्की में बड़ी रुकावट है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कराची आए तो सिंध हुकूमत को निशाने पर रखा। कराची की आप हालत देखें, रोशनियों के शहर से बिल्कुल तकरीबन खंडरात बना दिए हैं। कराची का पैकेज अनाउंस किया, उसमें हुकूमत सिंध रोड़े अटका रही है। बदनीयती थी 18वीं तरमीम के लिए, वो यही था कि उन्होंने अपने लिए एक सल्तनत सी बना दी। आपकी जरदारी साहब की जितनी भी नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें यही रहा है कि जी हमें इधर रहने दें, बाकी जो है तो आप जो भी करते हैं वो करें। उन्होंने सौदाबाजी की है। बंडल आइलैंड की बात कर लें आप, अब उसके दावेदार पैदा हो गए हैं कि जी यहाँ पे मच्छरों का क्या होगा, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसका क्या होगा। सिंध की बेरोजगारी के लिए ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट होगा। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हम पार्लियामेंट में ले आए हैं, पता चल जाएगा कि कितना वो सिंसियर थे। पीडीएम का ताल्लुक है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जिसकी बुनियादी जिसकी सिमतें मुख्तलिफ हों, मंजिल एक हो नहीं सकती है। जो एक एजेंडा था वो सिर्फ ये था कि इमरान खान पे प्रेशर डाला जाए, उस पे ऐसा प्रेशर डाला जाए कि जो ये केसेस जो उनके फंसे हुए हैं उसमें उनको गुंजाइश मिल जाए, जिस तरह के ब्रॉडशीट ने साबित किया। वैसे किरण, वज़ीर आला पंजाब हैं बड़े सादा नहीं, शरीफ भी हैं। अच्छा, मासूम भी हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, बुज़दार साहब तो शर्मीले भी हैं। ये आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। अब शर्मीले कैसे हैं आप भी देखिए। ये हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। अपने हो या मुखालफीन, तवज्जा का मरकज रहते हैं। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, गमबूट्स नहीं पहनता। ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। कोई तारीफ करता है। उस्मान बुज़दार मैं खास मुबारक देना चाहता हूँ। जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूँ। कोई बेचारा कहता है, पंजाब का भी आजकल एक वज़ीर आला है बेचारे, मासूम से है। वैसे मैं उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती, उनके चेहरे पे बहुत मासूमियत है। कभी तो ये भी सुनने को मिलता है, बुज़दार तो बेचारा है ही एक खिलौना, वो बेचारा टुट 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 करता रहे, फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ट्रेंड ठीक रहना है इस टाइप। मुखालिफिन कुछ भी कहें मगर साथ ही हौसला बढ़ाते रहते हैं। वसीम अकरम प्लस का इंतहाई अहम स्पेल शुरू हो चुका है।
और तो और आज वजीर आजम साहब ने इन्हें शर्मीला कह दिया। चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने तो ये खास कहना था, कोई ज्यादा तकरीरें नहीं करता, शर्मीला सा चीफ मिनिस्टर है। इस तारीफ पर बुजदार भी शर्मा कर रह गए होंगे और शायद खुद से ये भी कहा हो। मुल्तान में एक हफ्ता कबल खुदकुशी करने वाले डॉक्टर अजहर के भाई की अपने घर में जली हुई लाश मिली है। पड़ोसियों ने घर से धमाके की आवाज़ सुनी थी, फिर रेस्क्यू को इत्तला दी थी। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ बलोच, इस सारे के सारे मामले की तफसील क्या रही? जी बिल्कुल किरण, ऐसा ही है। थाना सदर का ये इलाका है, सखी सुल्तान कॉलोनी है, जहाँ के रिहायशी है डॉक्टर सलीम। उनके घर पर जो है वो पुरस्कार तौर पर आग लगी है। आग लगने से जो डॉक्टर सलीम है वो मौका पर ही जाँ बाक हो गए हैं। और ये डॉक्टर सलीम जो है थोड़े अर्सा कबल, जो एक हफ्ता कबल डॉक्टर अजहर हुसैन जिन्होंने अपनी बेटी को कत्ल करने के बाद खुद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी, उनके ये छोटे भाई हैं जिनकी अब जो है वो यहाँ पर जो है लाश बरामद हुई है। जब यहाँ पर इनकी यहाँ पर आग लगी तो घर में सिर्फ वो अकेले ही थे। उनकी बीवी और उनका जो एक बेटा है वो दूसरे उनके घर में मौजूद थे। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, फोरेंसिक की टीमें भी पहुंच चुकी हैं और मुकम्मल तरीके से जो है यहाँ पर वो हर पहलू से जांच की जा रही है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ससुराल में घुसकर बीवी और उसके भाई पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान मुतासरा खातून के भाई के हमरा मौजूद है, उनसे वाक़े की मज़ीद तफसील जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A में, जहां की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें एक शौहर जो है वो अपनी अहलिया पर तशद्दुद कर रहा है। ये वही मकाम है जहां पर खातून अपने वालिदैन के घर के बाहर बैठी हैं और उसके बाद उनका शौहर आता है, उन पर तशद्दुद करता है। डॉक्टर कुलसूम है, उनके जो भाई हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 2 महीने पहले उसने तशद्दुद करके उसको घर से निकाल दिया था। वो हमारे घर आके रहने लग गई थी बच्चों के साथ, 2 कपड़ों के साथ आई थी। तो उस दिन भी क्या हुआ, वो उसके ऑफिस गया है, वहाँ पे उसने चीखो पुकार की है, फिर यहाँ आया है। जब वो आई है तो तशद्दुद किया, मुझे पकड़ लिया, मुझे मारा। फिर मेरे घर वाले आगे छुड़ू के हमें ऊपर लेके आए। जब मैं गया हूँ 10:30 बजे थाने में तो कोई 10-15 लायर वहाँ पहले ही थे, पूरा थाना हाईजेक था। और जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा हूं तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया, वहाँ मुझे मारा है, मार के मुझे थाने में बंद कर दिया। तो इन्वेस्टिगेशन वालों ने जब पूरा वाक़या हमने ये CCTV प्रोवाइड की तो पता लगा वो झूठा है। वो झूठ के बयान पे पुलिस ने SSP ने मुझे रिलीज़ किया 4 दिन के बाद। 2 माह से डॉक्टर कुलसूम जो है वो अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर है और उनसे खुला की अपील जो है वो फाइल कर रखी है। खुला का केस जो है वो दायर कर रखा है, लेकिन ताहाल उसका फैसला नहीं आया है, ना कोई फैसला हुआ है। इसी दौरान जो है ये अफजल जो है वो घर पर आए हैं और उन्होंने खातून को, ना सिर्फ डॉक्टर कुलसूम को बल्कि उनके अहल खाना को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है। जी अहमद रहमान खान अपडेट कर रहे थे। वीडियो बहुत वायरल हुई। मुल्तान में बड़ी गाड़ी चलाने वाले नन्हे से ड्राइवर की, इसको समा ने ढूंढ निकाला। फहद गाड़ी लेकर कैसे गया, बड़ा होकर क्या करना चाहता है, राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। बड़े होकर मैं रैली में हिस्सा लूँगा और नादिर मगेसी को हराने। वालिदैन की लापरवाही या लाड प्यार, 7 साला फहद के आइसक्रीम खाने के शौक ने शहरियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। कुछ रोज कबल शहर की मसरूफ तरीन शाहराह पर नन्हे फहद की लैंड क्रूजर चलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बाबा मुल्तान कोठी में सोया पड़ा था तो गाड़ी की चाबी बाबा के आगे थी। मैंने चुपचाप वो चाबी उठाई और सलाह मारा और निकल गया। वालिद मजहर अब्बास चांडिया बेटे की इस हरकत पर शर्मिंदा हैं। कहते हैं अब ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। इस चीज़ का दुख है तो ये हलफनामा भी हमने जमा करवा दिया है अपना CTO साहब को, तो इंदा बच्चे को समझा दिया, इंशाल्लाह ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। फहद PP 269 से मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकने सूबाई असम्बली सरदार अजहर अब्बास चांडिया के लाडले पोते हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। अलहाज गुलाम मोहम्मद सोहो ने महमूद चौधरी से निकाह पढ़वाया। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। बिलावल हाउस कराची में खुशियों के डेरे। दूल्हे राजा निकाह के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा गाड़ियों के काफिले में बिलावल हाउस पहुंचे। मौलाना गुलाम मोहम्मद सोहू ने निकाह पढ़ाया।
तकरीब में दोनों खानदानों के करीबी अफराद ने शिरकत की। बहन की खुशियों में बिलावल भुट्टो जरदारी भी खुश दिखाई दिए। तकरीब निकाह के मौके पर बिलावल हाउस में रंग बिरंगे फूलों की बहार थी। बिलावल हाउस में हफ्ते के रोज अरकान असम्बली और दोस्तों के लिए एजाज में रिसेप्शन रखा गया है, जिसके लिए पंडाल तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। और बख्तावर भुट्टो जरदारी रुखसती के बाद पहले लाहौर और फिर दुबई जाएंगी। इसी बारे में बात करेंगे संजय साधवानी से। जी संजय। जी बिल्कुल, लाहौर में यूनुस चौधरी की खानदानी हवेली को सजाया गया है। नए मेहमानों की इस्तकबाल की तैयारियां हवेली में की जा रही हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी महमूद चौधरी के साथ नए सफर के आगाज पर पहले लाहौर जाएंगी, लाहौर के बाद वो दुबई जाएंगी। कराची से रुखसत होने के बाद लाहौर यात्रा करेंगी, जिसमें उनका इस्तकबाल किया जाएगा। चौधरी की जो हवेली है उसे बरकी कुमकुमियों से सजाया गया है। बहुत शुक्रिया संजय। शेर भी सुनाते हैं, गाना भी गाते हैं। सूबाई वजीर फयाज चौहान ने नुमाइंदा समा शाहीन शहजादी से गपशप की। आइए आपको दिखाते हैं। आप वजीर जेल खाराजात हैं, तो अपनी जेल में सबसे पहले किस सियासतदान को डालना चाहेंगे जिससे जो आपको एक लम्हे के लिए भी गवारा नहीं है? मौलाना फजल रहमान साहब, जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। रक्षा के पीछे F-16 लिख दो ना, तो रक्षा F-16 नहीं बनता। इसी तरीके से जरा अब्दुल कवी के साथ मुफ्ती लिख देने से वो मुफ्ती नहीं बनता। ख़वातीन को थोड़ा अक्सर दिखता है टॉन्ट बहुत करते हैं, ज़रा नापसंद करते हैं, तो ख़वातीन की थोड़ी जो एम्पावरमेंट है उसको आप पसंद नहीं करते? नहीं, किसने कहा आपको जी? अक्सर होता है ऐसा कोई नहीं होता है ना। मतलब ख़वातीन को पसंद करते हैं आप? अभी सवाल का जवाब शायरी आपने सुनाई, कोई गाना भी हो जाए। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। ब्रेक के बाद हेडलाइंस। हमारे साथ रहिए।